Welcome class 8th in the another video of chapter 2 from trade to territory and today's topic is Battle of Buxar। तो देखिए इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ा था जिसमें कि बंगाल के नवाब को हरा करके ब्रिटिश कंपनी ने अपना जो पावर जो है धीरे धीरे बढ़ाने लगे जो। और आज हम पढ़ने वाले हैं बैटल ऑफ बक्सर के बारे में जिस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि पूरी तरीके से जो है अब नवाबों का शासन जो है वो ख़त्म हो चुका था और कंपनी का शासन जो है वो डायरेक्टली जो शासन व्यवस्था थी वो डायरेक्टली कंपनी के हाथों में चली गई। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब पूरी तरीके से वो अपना प्रभाव भारत में बना चुकी थी, जिसमें कि देखिए मीर कासिम और उसके साथ जो है कंबाइंड फोर्सेस जो थी अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और जो है मुग़ल एम्परर, इन सब की फोर्सेस को जो कि ब्रिटिश ने ये बक्सर के मैदान में हराया था। और इसके बाद जो है ब्रिटिश जो है पूरी तरीके से पावर में आ गया। उसी के बारे में आपका ये टॉपिक दिया हुआ है। तो देखिए द ब्रिटिश डिफीटेड मीर कासिम इन अ सीरीज ऑफ बैटल। मीर कासिम फ्लेड टू अवध। अब देखिए जो मीर कासिम था उसको, जिसको कि कंपनी ने ही अपना नवाब बनाया हुआ था, जब मीर कासिम ने ब्रिटिश की बातों को मानने से मना कर दिया, उसको रिवेन्यू वगैरह देने से मना किया, तो ब्रिटिश ने जो कि उसके खिलाफ युद्ध किया और उस युद्ध में मीर कासिम जो है वो पराजित हुआ और मीर कासिम जो है जो कि बंगाल को छोड़ करके अवध भाग गया। ही फॉर्म्ड an alliance with शुजाउद्दौला द नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम सेकेंड द मुग़ल एम्परर। अब देखिए वो जब अवध भाग गया और वहाँ पर जाकर के उसने शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे और शाह आलम सेकेंड जो कि मुग़ल एम्परर थे उनके साथ मिल करके उसने एक संधि की। और इस संधि में ये डिसाइड हुआ कि जो है किसी भी तरीके से होकर के हम ब्रिटिश कंपनी को हराएंगे। उनका उद्देश्य यही था, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। द कंबाइंड आर्मीज मेट द ब्रिटिश फोर्सेस एट बक्सर ऑन 22 अक्टूबर 1764। यानी कि अब ये जो कंबाइंड फोर्सेस थी वो एक साथ ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है बक्सर के मैदान में 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को मिली। द इंडियन आर्मी वॉज डिफीटेड, a treaty was signed and Shah Alam II granted to कंपनी द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो देखिए इस युद्ध में ब्रिटिश आर्मी जो थी वो पूरी तरीके से इंडियन आर्मी को हराने में सफल रही और एक ट्रीटी साइन की गई, यानी कि एक संधि समझौता हुआ जिसमें कि शाह आलम सेकेंड जो कि मुग़ल एम्परर थे, उन्होंने ये गारंटी दी कंपनी को कि उनको दीवानी ऑफ बंगाल दिया जाएगा, बंगाल की दीवानी दे दी जाएगी, बिहार और उड़ीसा भी उनके अंडर में रहेगा। और शुजाउद्दौला वॉज मेड टू पे 50 लाख रुपी एज वॉर डैमेज। तो देखिए शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे उन्होंने भी कंपनी को 50 लाख रुपए देने का वादा किया वॉर डैमेज के रूप में। तो मीर कासिम वॉज डिपोज्ड, मीर जाफ़र वॉज मेड द न्यू नवाब वंस अगेन। अब देखिए मीर कासिम जो था उसको उसके पद से हटा दिया गया और जो है वहाँ पे बंगाल में फिर से एक बार मीर जफ़र को ही बंगाल का नवाब बना दिया गया। द बैटल ऑफ बक्सर वॉज अ डिसिसिव बैटल इन इंडियन हिस्ट्री। कह सकते हो कि जो बैटल ऑफ बक्सर था वो इंडियन हिस्ट्री में एक निर्णायक जो है कि युद्ध था, क्योंकि जो है इसी युद्ध के बाद पूरी तरीके से कंपनी का शासन जो है, कंपनी का कंट्रोल जो है वो इंडिया में हो चुका था और बंगाल के जो नवाब थे या फिर इंडियन जो प्रोविंसेस थे उनके जो नवाब या रूलर्स थे उनका कंट्रोल अब इंडिया से धीरे धीरे कम होने लगा। द वीकनेस ऑफ द इंडियन आर्मीज वर थ्रोली एक्सपोज्ड, द नवाब ऑफ अवध एंड बंगाल एंड द मुगल एम्परर नाउ बिकम डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश। अब देखिए जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो थी वो पूरी तरीके से वीक थी, इसका पता चल गया था ब्रिटिशर्स को। और जो नवाब थे अवध के और बंगाल के और साथ में जो मुग़ल एम्परर थे वो अब पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी पर डिपेंड हो चुके थे, यानी कि वो जैसा कहते थे, वो जितना रिवेन्यू मांगते थे वो सब इनको करना पड़ता था। Total financial control over the rich eastern provinces gave the British enormous resources for the next round of expansion। अब देखिए जो टोटल जो फाइनेंशियल कंट्रोल था वो जितने भी रिच प्रोविंसेस थे जो ईस्टर्न इंडिया में ईस्टर्न प्रोविंसेस थे इंडिया के, उन सब पर अब ब्रिटिश का अधिकार हो चुका था और इतनी ज़्यादा वहाँ से जो रिसोर्सेज, इनॉमरस रिसोर्सेज जो मिले थे वो ब्रिटिश को अपने कंपनी विस्तार के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे के लिए उनको हुआ था, यानी कि इससे पूरी तरीके से कंपनी का फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ था इस बैटल के बाद। तो देखिए बंगाल आफ्टर बैटल आफ्टर बक्सर, यानी कि इस युद्ध के बाद बंगाल की क्या स्थिति थी
आफ्टर विक्ट्रीज एट प्लासी एंड बक्सर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम द रियल रूलर ऑफ बंगाल। अब देखिए ये जो बैटल हुआ, इस बैटल के बाद प्लासी और बक्सर का जो युद्ध हुआ था, इसके बाद जो पूरी तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो रियल रूलर बन चुकी थी बंगाल की। द मिलिट्री केम अंडर इट्स कंट्रोल, रेवेन्यू बेगन टू बी कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी। अब देखिए जो वहाँ की जो मिलिट्री थी वो भी जो कि ब्रिटिश के कंट्रोल में हो चुकी थी, और जो रेवेन्यू था जो कि अभी तक नवाबों को रेवेन्यू के रूप में जो भी चीज़ें होती थी, ट्रेड का रेवेन्यू नवाबों को ज़्यादा था, वो अब डायरेक्टली जो है वो ब्रिटिश कंपनी को मिलने लगा। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वॉज गिवन टू द नवाब टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन। अब जितने भी रेवेन्यू होते थे अब डायरेक्टली सारे जो कि चीज़ों के रेवेन्यू कंपनी को जाते थे, और छोटा सा पार्ट एक कुछ थोड़ा सा रेवेन्यू जो है वो सिर्फ नवाब को दिया जाता था ताकि वो गवर्नमेंट को चला सके। So the British had all power and income but no responsibility. On the other hand, the Nawab had all responsibility but no power and no stable source of income. तो इस प्रकार से जो है ब्रिटिश जो थी उसके पास पूरी तरीके से पावर था, कंट्रोल था इनकम पर, और कोई भी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी शासन को देखने की, चलाने की। और दूसरी तरफ जो नवाब थे वो पूरी तरीके से उन्हीं पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को देखें, रिवेन्यू को बढ़ाएं, रिवेन्यू को पे करें, और साथ में उनके पास कोई पावर नहीं था और ना ही उनके पास सोर्स ऑफ इनकम था, यानी कि पैसिव इनकम जो था वो भी उनके पास नहीं था, पावर भी नहीं थी। तो इसको दिस यूनिक अरेंजमेंट इज़ जनरली नोन एज द डुअल और डबल गवर्नमेंट। और इस जो यूनिक अरेंजमेंट किया गया कि शासन व्यवस्था जो है नवाब देखेंगे और जो रेवेन्यू होगा, जो प्रॉफिट होगा वो कंपनी के हाथों में होगा। तो इसी अरेंजमेंट को डुअल या फिर डबल गवर्नमेंट यानी कि द्वैध शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। The people of Bengal suffered immensely under this system even during the famine which struck Bengal in 1770. Neither the company nor the Nawab provided any relief to the people. अब देखिए कि इसकी वजह से इस बंगाल जो था वो बहुत बुरी तरीके से, जो वहाँ की जनता थी वो बहुत बुरी तरीके से सफ़र की इस द्वैत शासन प्रणाली के लिए, क्योंकि देखिए वहाँ पर 1770 ईस्वी में एक फेमाइन यानी कि एक अकाल पड़ा जिसमें कि बंगाल पूरी तरीके से, बंगाल की जो पीपल थी वो बंगाल तरीके से कह सकते हो कि जो वहाँ की जनता थी वो समझ लीजिए मारी गई इस अकाल के द्वारा। तो उसमें जो कि इस फेमाइन में ना ही कंपनी ने जो कि लोगों की हेल्प की, ना ही जो कि नवाब जो थे उनके द्वारा कोई भी रिलीफ दिया गया उन पीपल्स को। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि कॉमन पीपल जो है वो जो है पूरी तरीके से प्रभावित हुई। द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल एंडेड इन 1772. बंगाल वॉज ब्रॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द कंपनी. द न्यू गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स embarked on the further expansion on British influence in India. तो देखिए जब भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया वॉरेन हेस्टिंग्स को, तो ये जो द्वैध सिस्टम था यानी कि द्वैध शासन प्रणाली जो थी वो ख़त्म कर दी गई, और इसके बाद अब पूरी तरीके से कंट्रोल, जो कि अभी थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य बंगाल के नवाब किया करते थे, अब वो डायरेक्टली सब कुछ जो है कंपनी के द्वारा होने लगा। रेवेन्यू कलेक्ट करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, सब कुछ जो है अब कंपनी के द्वारा ही होने लगा। तो और जो है वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे उन्होंने अब किस तरीके से ब्रिटिश का प्रभाव इंडिया में फैलाया जाए, ये जो है अब उनके हाथों में था, और इंडिया पर पूरी तरीके से ब्रिटिश का प्रभाव हो चुका था। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। अब देखिए किस तरीके से ब्रिटिश का प्रभाव इंडिया में बढ़ा और किस तरीके से उन्होंने पूरे ऑलमोस्ट इंडिया को अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया। ये जो है आगे इस टॉपिक को हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।